वॉच इट नाउ, बाद में देख लेना। अच्छा, अच्छी है मूवी, बढ़िया है अर्षित, सही है। ठीक है। हाँ, तुम लोग का फोकस उसी पे है कि भैया वो गूगल पे वाला वो 100 रुपए। गुड इवनिंग ईसा, आयुषी, भव्या। So, मैंने आपकी इंस्टा स्टोरी का स्क्रीनशॉट अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर किया था। माय फ्रेंड सेड काश ऐसे सर हमको कॉलेज में मिले होते। मेरा समझ रहे हो, इसलिए ना देखा ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे कर दो तारीफ, ऐसे फोड़ दो, बढ़िया। और ये गए 1 करोड़ रुपए आपके खाते में, बढ़िया। फिर ना, हाँ ऐसे गए, पैसे गए तुरंत। गुड इवनिंग अभिजीत, हाँ इंस्टा पर है ईसा। गुड इवनिंग काजल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज मैं लिखवाऊंगा उस पर, छोटी सी नोट मेकिंग है, डोंट वरी। गुड इवनिंग निर्भय, हाँ डिफरेंस अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। दे वुड बी यार मेजरिंग मोर और लेस, मतलब जो होंगे ना उसमें सारा ही एरिया कवर हो जाएगा। फॉर्मेट का हल्का फुल्का फर्क रहता है। फॉर्मेट इज लाइक समथिंग व्हिच कैन बी डिफरेंट फॉर अदर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज। फॉर्मेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज मोर और लेस जो मार्शलिंग अप्रिसिएशन और ऑपरेटिव पार्ट है, मतलब जो बाकी के जजमेंट राइटिंग के हम कह सकते हैं फंडामेंटल्स हैं, वो कॉमन ही रहेंगे। श्योर, ओके रिद्धि, निस्वार्थ भावना से तारीफ की, हाँ नहीं अच्छी बात है भाई, जेन्युइनली मैं आई एम प्रेजिंग यू फॉर दैट। बहुत से बेटे रील भेजे वो, सही है। हाँ जी, वही तारीफ थोड़ी अच्छी वाली करनी चाहिए, क्योंकि छोटी वाली हम पकड़ लेते हैं। कोई बात नहीं, विल आई कंसेंट कर, कोई बात नहीं बच्चे, लिखवाऊंगा मैं उस पर, नोट मेकिंग करवाऊंगा। प्रज्ञा, प्रज्ञा से आप लोग सीख सकते हैं। सर मेरी फ्रेंड बोलती है सर अच्छा पढ़ाते हैं, बट तुम मुझे साथ पढ़ा दो एंड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना उसे, इसलिए मैं उसे तब से रिप्लाई नहीं करती। वाह 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 वाह, क्या बात है। JW10 टीम, JW10 नाइस, आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। हाँ भाई, तुम्हें भैया JW10 यूज करना पड़ेगा, उसके बिना तो प्रेम नहीं ना। गुड इवनिंग अदीप, थैंक यू सो मच ईसा। निस्वार्थ भाव से की तो क्या सर 1 करोड़ पहुंच गया क्या अकाउंट में? अरे अरे हो गया, एकदम बढ़िया। हाँ विल, मैं एग्जांपल उसी का देता हूँ जनरली, बट यहाँ पे सीधे नोट मेकिंग है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। अगेंस्ट विल मतलब जबरदस्ती। हाँ बहुत सारे केसेस हैं समीक्षा, आई मीन भूमिका, बट हम लोग टू द पॉइंट चलेंगे, क्योंकि नोट मेकिंग जो है यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सेक्शन अपने आप में ही बहुत विविड है, बहुत वाइड है, तो इसीलिए इसके अराउंड नोट मेकिंग बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रेप इज नॉट अ पर्टिकुलर ऑफेंस जो कि आप लोगों पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मेंस में इससे रिलेटेड सवाल कम आते हैं, फॉर द सिंपल रीजन कि आप लोग का क्योंकि एग्जाम सिविल जज का होता है, और सिविल जज लेवल पे रेप रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं देखने होते हैं, ज्यादातर आते नहीं है क्वेश्चंस, इसीलिए रेप के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। बट ये भी पूरा सही लॉजिक नहीं है, क्योंकि अगर आप रेप को देखें तो रेप एज एन ऑफेंस इज अ वेरी, आई वुड से इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट ऑफेंस, इसीलिए इसके अराउंड नोट मेकिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब रीजनिंग ये दी जाती है कि क्योंकि रेप का जो ऑफेंस है वो मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल नहीं होता, इसलिए इसका मेंस में वेटेज थोड़ा कम है, बल्कि जबकि ऐसा रीजन सही नहीं होगा, क्योंकि रेप बहुत एक ग्रेव ऑफेंस माना जाता है। इसका हम देख सकते हैं कि जैसे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है, वो भी मजिस्ट्रेट ट्राइबल नहीं होता है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट तो है। दैट इज व्हाई रेप इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट यस इट इज अ ट्रू फैक्ट कि मेंस एग्जामिनेशन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, बट स्टिल नोट मेकिंग तो इसके अराउंड हमें करनी है, ज्यादा नहीं, छोटी नोट मेकिंग है। अच्छा guys, what I was thinking is कि once we are done with this till section 377, instead of moving towards offenses against property, मैं आप लोग का जो next plus course create कर रहा हूँ वो 25th से कर रहा हूँ। ठीक, 25th से आपका next plus course create होगा, उसमें हम लोग offenses against property और बाकी का जो chapters वगैरह है उनको डील करेंगे। बट बिफोर दैट मैं एक चीज सोच रहा था कि आज की जो क्लास है उसमें हम लोग नोट मेकिंग पहले पूरी कर लें, उसके बाद यू गाइस टेक सम टाइम एंड लेट्स हैव अ रिवीजन, एक रिवीजन टेस्ट, एक छोटा सा क्विज टाइप का एक कर लेते हैं यार, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अपने कोई क्विज किया नहीं। एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग का टच जो है ना वो पुराने सेक्शन से छूटे नहीं। आई नो कि यू हैव गॉट द कमांड फॉर इट, बट वो छूटना नहीं चाहिए। दैट इज व्हाई वी विल हैव अ क्विक रिवीजन क्विज टुडे, मतलब अच्छा थरो वाला। गुड इवनिंग शर्मिष्ठा, यार मैंने अभी देखा नहीं है, आई एम नॉट अपडेटेड विद दिस पॉइंट। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, अगर इफ दैट वर्क्स आउट वेल फॉर मी। जनरली ऐसी चीजें मुझे पता हो जाती हैं क्योंकि आई एम रेगुलर रीडर, बट अभी पिछले कुछ समय से मैं थोड़ा ज्यादा रीड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं रीड करता हूँ तो विल लेट यू नो। ओके, आईपीसी कंप्लीट हो जाएगा, वही यार अपना 5-6 तारीख तक का टारगेट है, 5-6 तारीख तक हो जाना चाहिए, अराउंड दैट इट वुड बी कंप्लीटेड। ठीक, ज्यादा मतलब 10 से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज नॉट समथिंग दैट वुड टेक टाइम लाइक ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी बहुत स्मूथली और फटाफट कंप्लीट होता है। ठीक, सीआरपीसी तो आप लोगों का मैंने जो शेड्यूलिंग करनी है वो 29 से ही करनी है। 28 को आप लोगों का ओवरव्यू सेशन होगा, ओवरव्यू या कह सकते हो एक तरीके का डेमो लेक्चर है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लेना है बट डेमो भी चाहिए, तो डेमो लेक्चर होगा स्पेशल क्लास पे। आपका जो प्लस क्लासेस होंगी वो 29 से शुरू हो जाएंगी, तो दैट विल बी इट। ओके चलो शुरू करते हैं। हाँ जो भी डाउट है वो पूछ लो, एक बार लिख लेते हैं यार पहले। इनिशियली 29 से 6 तक इट विल बी इन द मॉर्निंग,
टीटीएस में चलेगा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 9 बजे, और उसके बाद से जैसे आईपीसी खत्म होगा सीआरपीसी पे टेक ओवर। Will means own desire determine the reason power of mind whether to do or not, but consent permission to do. काफी हद तक सही है प्रज्ञा? ओके। यशस्वी मुझे ऐसा लगता है कॉल करने आती है, चलो अभी सर को कॉल करना है। गुड इवनिंग हिमानी। हेलो सर नमस्ते सर, मैं टीपी एक्ट में पूछनी थी। टीपी में है जी सर, मैं ये बता दीजिए बस, तो प्लेन बताए थे ना आपने, वो मूवी और प्रॉपर्टी मार्केटिंग प्लेन एक्शनेबल क्लेम प्लेन प्लेन हवाई जहाज प्लेन वही वाले। अच्छा, वो उनको मूवेबल में कंसीडर करता है सर मूवेबल में हाँ मूवेबल। सर ने कहा था ना जो है ये सब तो नोट कनेक्टेड डायरेक्टली, तो सर जो डायरेक्टली लैंड से कनेक्टेड नहीं है, बताया था ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो लैंड से कनेक्टेड हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी वही से लैंड से कनेक्टेड होती है। और सर जो फिशरीज हैं और ये जो बताया था, ये सारी जो है ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में है ना, ये तो नहीं बेटा, अगर जैसे आप एक बात समझो, आपने बोटिंग की है कभी? हाँ जी। तो बोट अपने आप में क्या होती है? अपने आप में बोट तो चलती है ना, मूव कर रही है, तो मूव कैसे होगी? अब ट्रेन है, चल तो पटरी पे ही रही है, लेकिन मूवेबल होगी ना। ट्रेन है, प्लेन है, ये सारे मूवेबल होंगे, इनका नेचर मूवेबल है। प्रॉपर्टी मतलब वो दे आर इन द नेचर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कार वगैरह जो होती है वो वाटर बॉडीज में वर्कआउट करती हैं, तो नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली, तो क्या हो गई वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना। हाँ जी, कंफ्यूज हो गया, समझ गया कहां कंफ्यूज हुआ। फेरीज एंड राइट टू फेरी में फर्क होता है, देयर इज अ डिफरेंस। देखो मैं बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर पे कौन सी गाड़ी है, मतलब कौन सा व्हीकल है? सारे करते हैं, डेली यूज करते हैं वो वाले। बेटे तू महीने महीने में एक कॉल तो किया कर, ठीक है? मजा आ जाता है ऐसे बात करके। मतलब कोई भी है, कोई बाइक है, स्कूटर है, कार है, ये सब है ना। हाँ जी। तो मान लो कि ये सब पापा के नाम पे है, ठीक? तो पापा ने आपको वो सब चलाने का भी अधिकार नहीं दिया। पापा ने ये कह रखा है कि यशस्वी थोड़े से बड़े हो जाओ, उसके बाद इन गाड़ियों को तुम चला सकते हो, ठीक है? तो क्या आपके पास अभी घर पे कार है? डू यू हैव अ कार? डू यू हैव अ स्कूटर? डू यू हैव एन एक्टिवा? है ना? दैट इज फेरी। उसको चलाने का अधिकार है या नहीं है? दैट इज राइट टू फेरी। ये फर्क है, समझ में आया? राइट टू फेरी मतलब आपको अगर मान लीजिए वाटर बॉडी है तो आपको फेरी चलाने का अधिकार है या नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग बोटिंग करवाते हैं, क्या आप कल को जाकर के उसी पर्टिकुलर नदी में या उसी छोटे से मान लीजिए लेक में, ठीक है, उसी झील में, क्या आप कल से बोलोगे कि चलो आज मैं अपनी बोट लेके आई हूँ, आज मैं चलाऊंगी? ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जो हमें ये हम ये कह रहे हैं, जो आपने कहा ना राइट टू लाइसेंस है किसी व्हीकल को चलाने का, तब तो हमारी है। एग्जैक्टली, अदरवाइज नहीं है। अब आपके पास ऐसा तो नहीं है कि बोट नहीं हो सकती, बोट तो हो सकती है ना आपके पास, भले आपके पास चलाने का अधिकार हो कि ना हो। अब ये आपका बोट है, ठीक है? ये आपका पानी है, कलर पे मत जाना, ठीक है? ये आपका पानी है सर। जो ये मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि जो वाटर से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली बोट है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर हमारा राइट्स। हाँ ये मूवेबल में आएगी, बिल्कुल समझ गए? ये मूवेबल में आएगी भाई। ये नदी तक पहुंचती कैसे? नदी तक पहुंचने के लिए तो ट्रक नहीं भर के आती है ना, तो मूवेबल हुई ना। मतलब सर जो फेरीज और फ्रीज होंगे इमूवेबल नहीं आएंगे सर, फिर इमूवेबल में नहीं आएंगे, इमूवेबल। एग्जैक्टली, बट इनको चलाने का जो अधिकार है वो इमूवेबल में आएगा। चलाने का, इनको चला पाने का जो अधिकार है वो इमूवेबल में आएगा। राइट है, एग्जैक्टली, वो इमूवेबल में आएगा, ठीक है? राइट इमूवेबल में आएगा, ऐसे इमूवेबल में आएंगी। एग्जैक्टली, समझ में आ गया? हाँ जी। ओके सर, चलो अब आगे बढ़े। थैंक यू सर। नमस्ते। क्या बोलते हो भाई लोग? ऐसा सर होना चाहिए रहता है बीच बीच में, ये वाला कॉन्वर्सेशन सही लगता है। मतलब ये कॉन्वर्सेशन वो कॉन्वर्सेशन है जो मुझे धरातल पे ला देता है। मुझे बोलते हैं कि शुभम बाजे तुम्हें कभी जीवन में किसी बात पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, नेवर। मजा आ जाता है, ये वाला ऐसा कॉन्वर्सेशन है, गजब। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं भाई। अभी कमेंट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ते हैं, रिफ्रेश कर रहा हूँ। चलिए, an act is done against a woman's will when she is in full possession of her senses and reason is aware of what is being done and objects or resists. Without her consent implies woman is incapable of knowing the nature of act and unable to give rational judgment. Very good Himani, that's absolutely correct. ये है 100 रुपए लायक जवाब जो है, ये हम कह सकते हैं Himani, absolutely correct. ठीक, चलिए अब लिख लें। पहले तो इस पे जो नोट मेकिंग हमें करनी है बेसिक, उस पे हम लोग ध्यान देते हैं। जस्ट राइट दिस डाउन।
लें सेक्शन 375, सेक्शन 375 द टर्म्स, सबसे पहले लिखें द टर्म्स अगेंस्ट हर विल। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जनरली पूछा नहीं जाता, अगर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पूछा भी जाता है तो इट ओनली हैज टू डील विद पेनिट्रेशन। ठीक, तो पेनिट्रेशन कैन बी ऑफ द मेल ऑर्गन और कैन बी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग। ठीक, सो बस ये ध्यान में रखना, दैट इज द फंडामेंटल रूल जो कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में दिया भी हुआ है। ठीक है, एंड इट हैज टू बी अ वजाइनल पेनिट्रेशन, नॉट द एनल पेनिट्रेशन, क्योंकि एनल पेनिट्रेशन होगा तो 377 की कैटेगरी में आएगा। तो बस वही पॉइंट है, उससे ज्यादा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पूछा ही नहीं जाता। दैट इज इट। द टर्म अगेंस्ट हर विल and without her consent are used in order to widen the scope of culpability of an offender, widen the scope of culpability of the offender। आगे लिख लें, the term against her will would mean that the woman has opposed to and resisted from the commission of rape, while the man has committed the offense against her will। While the man has forcibly, ये लिख लेना शायद मैंने forcibly वर्ड लिखा है, while the man has forcibly committed the offense against her will, without her consent लिख लीजिए, without her consent। It is a scenario where the woman has not given her consent, where the woman has not given her consent, and there might be a submission under the fear of an injury. There might be a submission under the fear of an injury. Full stop. It can be a vitiated consent. Vitiated consent मतलब not a free consent, coercion के द्वारा। Vitiated consent and is mostly committed and has been mostly committed against minors or abducted women। minors or abducted women, अब ये women होगा woman होगा वो एक बार देख लीजिए। That's the point। Next paragraph में लिख लीजिए mostly committed against the minors or abducted women। ठीक, तो मेजर डिफरेंस क्या आया? देखिए कई बार ऐसी स्थिति बनती है, जैसे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल केस का नाम सुना होगा, उसका नाम है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
काफी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई हुई थी इस केस की वजह से, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हाँ, मथुरा रेप केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देखिए हम इसका एक सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है, कॉन्ट्रोवर्शियल आपको समझ में आएगा फैक्ट से। हुआ क्या था कि दो लोग थे, एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय एंड देयर वाज अ गर्ल। इन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, या ये लोग पुलिस स्टेशन में थे किसी रीजन की वजह से, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस। पुलिस स्टेशन में पहुंचे, जो लड़की थी उसका नाम था मथुरा, जो लड़का था उसको बाहर भेज दिया गया और जो लड़की थी उसको अंदर ही रखा गया। अब हुआ क्या, यहाँ पे इस लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया। उस थाने के जो कांस्टेबल थे और जो कुछ और पुलिसमैन थे उनके द्वारा यहाँ पे रेप कमिट हुआ। तो मोटे मोटे फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, एकदम डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, अब सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट हुआ, पहले ध्यान रखना ये वर्ड हम यूज करें, रेप वर्ड यूज नहीं करें। अब समस्या ये आई कि जब ये मामला कोर्ट के आगे पहुंचा तो कोर्ट में एक जो प्लीडिंग थी, एक दलील ये थी कि यहाँ पे शी हैड हरसेल्फ वांटेड दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये रेप कैसे हो सकता है। और एक दलील ये थी कि भाई यहाँ पे स्वाभाविक रूप से रेप हुआ है, क्योंकि व्हाई वुड शी वांट दिस हरसेल्फ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की काफी तू हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये था कि यहाँ पे तुकाराम, दिस गाय वाज अ कांस्टेबल और some police officer, some rank, not relevant. This guy, although had entered into a sexual intercourse with the girl Mathura, but because he had consent of the girl की कंसेंट थी, इसलिए ये रेप तो नहीं होगा। अब ये बड़ा जटिल और हम कह सकते हैं कि एक तरीके का काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला बन गया। इस पे कंट्रोवर्सी भी काफी हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि भाई ऐसे मामले में रेप नहीं हुआ है, जबकि फैक्ट्स देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वाकई में रेप हुआ है, ये बहुत गड़बड़ हो गया। तो इसी को अगर हम रिलेट कर पाते हैं हमारे करंट सिनेरियो से, तो एक तो सिनेरियो ये क्रिएट होता है जहां पे कोई महिला जो है वो रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, यानी रोकने की कोशिश करती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, हर वो भरसक प्रयास वो करती है जिससे कि रेप कमिट ना हो। ठीक, अगर उसके बावजूद फोर्सफुली रेप किया जाए तो दैट विल फॉल इन द कैटेगरी, ठीक है, दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अगेंस्ट हर विल। ये अगेंस्ट हर विल की कैटेगरी में है। कई ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पे जो महिला है वो कंसेंट देने की हालत में नहीं, ठीक, या फिर वो किसी डर के कारण, किसी भय के कारण, किसी तरह की इंजरी की उन्हें अगर धमकी दी जाती है, वार्निंग वगैरह दी जाती है, उसके कारण, फियर के कारण वो अलाउ कर देती। ठीक, जैसा गिव यू एन एग्जांपल, एक मूवी थी, अभी मूवी आई और उस मूवी के बाद एक इसका गाना था, टाइटल सॉन्ग, वो हम सारे के सारे अभी जितने भी आपकी और मेरी जनरेशन के लोग हैं सभी के लिए हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का रैंप वॉक सॉन्ग बन गया। द नेम ऑफ द मूवी वाज फैशन। यस, रैंप वॉक सॉन्ग। अब आप चाहे फ्रेशर्स हो चाहे फेयरवेल हो, ठीक, ये वाला गाना जो है, ठीक है, ये वाला जो गाना है ये हर जगह सुनने को मिलता है। अगर किसी ने फैशन मूवी देखी है तो उसमें जो कैरेक्टर है प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर है मेघना माथुर। अब द प्रॉब्लम हियर इज दैट शी इज लाइक पार्टीइंग, और वो पार्टी वगैरह कर रही है, दैट्स फाइन। उनको कुछ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस दिया जाता है, मैं बता रहा हूँ, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस दिया जाता है, एंड देन शी वेक्स अप इन अ रूम नेकेड with another person on her bed, and she realizes that there has been a foul play. So ये जो पूरा सिनेरियो है यहाँ पे, whether she had any scope of resisting, क्या उनके पास स्कोप ऑफ रेजिस्टेंस था, क्या उनके पास ये मौका था कि वो रेजिस्ट कर पाए, उनकी तरफ फोर्सफुल अगर कोई एक्ट हो रहा है तो रोक पाए सामने वाले व्यक्ति को, नहीं था। She had no opportunity of resisting herself from such an assault. तो इसीलिए ये आ जाएगा सेकंड कैटेगरी। इट वाज डन विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट। तो विदाउट हर कंसेंट का मतलब बहुत तरीकों से आ सकता है कि कोई व्यक्ति फियर में ऐसा करे, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी कंसेंट ही इमटेरियल है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं, ठीक है, बहुत से, अरे भूमिका जितने भी यहाँ पे क्लॉजेस दिए ना, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, इनको हम लोग जब तक म्यूचुअली एग्जॉस्टिव समझेंगे तब तक रेप का कॉन्सेप्ट बहुत नैरो तरीके से समझेंगे। Whenever we are understanding the concept of rape, these points are not mutually exhaustive. They are inclusive in nature. मतलब they are complementary. एक पॉइंट जो है उसके एग्जांपल्स में या उसके हम कह सकते हैं उस सिनेरियो को जज करते हुए कभी ऐसा हो सकता है कि एक ऑफेंस एक क्लॉज की जगह दूसरे, तीसरे, चौथे क्लॉज में भी फॉल करे। तो ये तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि ये जो एक्ट है, ठीक, वो एक्ट एक क्लॉज में, दूसरे क्लॉज में, दोनों जगह पे फॉल कर सकता है। जैसे कि विदाउट हर कंसेंट की बात करते हैं, इमटेरियल वाला, ये यहाँ भी एप्लीकेबल होगा और आपका जो नीचे क्लॉज है एज बार, उस पर भी एप्लीकेबल होगा, दोनों जगह पे ये लागू हो जाएगा। क्योंकि भाई कोई अगर माइनर है तो उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती, तो विदाउट हर कंसेंट वो भी एप्लीकेबल। दूसरा माइनर है तो वो कंसेंट दे भी नहीं सकता व्यक्ति, वो भी इमटेरियल। तो दो एंगल से देखो, एक ही चीज दो जगह पे एप्लीकेबल हो जाए। सो द रूल हियर इज कि जितने भी क्लॉजेस दिए हुए हैं सेकंड पार्ट ऑफ रेप डेफिनेशन में, वो सभी के सभी एग्जॉस्टिव या हम कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव नहीं है, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। नाउ सो टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो विदाउट हर कंसेंट एग्जांपल जो मैं दूंगा वो सेम एप्लीकेबल होता है। नाउ द एग्जांपल इज, मान लीजिए देयर इज अ स्कूल टीचर, ठीक है, देयर इज अ स्कूल टीचर, और कोई स्कूल टीचर
अपनी किसी स्टूडेंट को लेट्स से क्लास 10th और 11th और 12th और व्हाटएवर द क्लास बी, अपनी स्टूडेंट को सीड्यूस करता है, ठीक, या इंड्यूसमेंट देता है उसे किसी तरह की। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को इन दोनों वर्ड्स में भी कंफ्यूजन रहता है, सीड्यूस एंड इंड्यूस। सीड्यूस हैज टू डील विद सेक्सुअल और फिजिकल एक्ट, ठीक है। इंड्यूसमेंट ऑन द अदर हैंड हैज टू डील विद सम काइंड ऑफ अ व्हाट टू से, सम काइंड ऑफ अ जेन्युइन प्रॉमिस, ठीक है। अलूरिंग, आप यहाँ एग्जैक्टली अलूरिंग वुड बी द वर्ड, जिसमें कि एक प्रॉमिस दिया जाता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक, दैट इज इंड्यूसमेंट और अलूरिंग, ठीक। सो अगर कोई एक टीचर है, स्कूल टीचर है, जो कि अपनी स्टूडेंट को, या फिर कोई एक कोचिंग का टीचर है, या फिर कोई एक होम ट्यूटर है, ये क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं पास में और बहुत ऐसे कॉमनली सुनने को मिलते हैं कि कोई होम ट्यूटर है, कोई कोचिंग क्लासेस का कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, तो ये कोई स्कूल टीचर है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने स्टूडेंट को अड्यूस किया, या हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस किया, लॉर किया, एंड देन दे कमिटेड रेप ऑन दैट गर्ल। अब इस स्थिति में ऑब्वियसली उसकी एज की वजह से शी कैन नॉट गिव कंसेंट, नंबर वन। नंबर टू, उसकी जो कंसेंट है, ऐसा माना जाएगा कि अगर वो कंसेंट दे भी देती है तो देयर इज नो कंसेंट विदाउट हर कंसेंट, तो जो विदाउट हर कंसेंट की डेफिनेशन है वो इसको भी सेटिस्फाई कर देगी, ठीक। तो आइदर विच वे दैट्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इट, ओके। चल, सो आगे लिख लें इसी में फर्दर, just so that you have some steps to write if you let's say you face a question relating to rape in your mains examination. देख लीजिए, for the purpose of rape, our next paragraph है, for the purpose of rape there has to be the actus reus, there has to be the actus reus of sexual intercourse, though no mens rea is prescribed, full stop. Sexual intercourse here does not mean a completed sexual intercourse, rather the explanation makes it clear that the single act, sexual intercourse here does not mean a completed sexual intercourse, rather the explanation makes it clear that a single act of does not mean a completed sexual intercourse, rather the explanation makes it clear that a single act of sexual penetration will be sufficient किसी को उस केस का नाम पता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को बैन किया? एनीवन? किसी को आइडिया है? नहीं आइडिया, कोई बात नहीं, तो ढूंढ क्या ना, सर्च इट ऑन योर ओन। 2 फिंगर टेस्ट हैज बीन बैन, ठीक, सर्च इट, इजीली मिल जाएगा आपको। अब इस लाइन का मतलब क्या है? द लाइन इज वेरी सिंपल, even though there is no completion of the sexual intercourse would mean ejaculation by the offender, that's the simple rule, ठीक। क्योंकि कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया, बहुत सारे हाई कोर्ट्स की गाइडलाइंस है कि कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स वो क्या, व्हाट विल बी दैट प्रेमाइस, व्हाट विल इट बी कंसीडर्ड, सो कंप्लीट एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स वुड मीन ejaculation by the offender, ठीक। तो अगर वो एक्ट नहीं भी हुआ है, ठीक है, अगर वो एक्ट नहीं भी हुआ है, स्टिल इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेप, वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। इवन अ पेनिट्रेशन टू एनी एक्सटेंट, ठीक, वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। मतलब there has to be an actus reus in this case is equals to penetration, and that penetration need not be to any specific extent, nor should it be of such a nature that there is a necessity of ejaculation. दोनों चीजें यहाँ पे फॉल नहीं करेगी, ये ध्यान रखना, ठीक। आगे लिख लें, करेक्ट, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय, वेरी गुड, शाबाश, करेक्ट है। रक्षा उत्कर्ष भूमिका, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक। Rather the explanation makes it clear that a single act of sexual penetration will be sufficient, ठीक है। दिव्या अब इतने में लिख लो प्लीज, फुल स्टॉप। अब थोड़ा सा राइटिंग स्पीड बढ़ाइएगा। It is implicit that the penetration can be penetration to any extent। हाँ रोहित, मैंने मैसेज देख लिया बच्चे, मैं ऐड कर दूंगा, क्लास के बाद ऐड कर दूंगा, एक डॉट और भेज देना, पक्का ऐड कर दूंगा। It is implicit that the penetration can be a penetration to any extent। ये भी रेप के कॉन्टेक्स्ट में ही चल रही थी।
आगे लिख लें। मैं जमीन हम लोग एक बार नोट मेकिंग कर लें, उसके बाद फिर मैं आपके पॉइंट को एड्रेस कर देता हूँ, ठीक है भाई? थोड़ा सा नोट मेकिंग है उसके बाद। हाँ भाई थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। There can be cases where the victim is a small girl child. There can be cases in which where the victim, there can be cases where the victim is a small girl child, in whose case the actual penetration may not be possible. May not be possible. Full stop. In such a case, the word penetration has to be read in an undersense, and the fact that the accused actually applied sexual force, against the girl child by the sex organ there, अब आप बताओ, will it amount to rape or not? There is no penetration because there was a small girl child. Rape होगा कि नहीं होगा? That's the point. It will still be considered as rape. ठीक है? रेप की कैटेगरी में आएगा. So लिख लें, there it will amount to rape even if, इसीलिए कहा ना कि हमने penetration word को यहाँ पे under sense में पढ़ा है. Under sense मतलब actual penetration नहीं हो रहा है, लेकिन force उसी के लिए apply की जा रही है. ठीक? So even if no penetration could actually take place, there it will amount to rape even if no penetration could actually take place, or it was not possible to do so. Aage लिख लें. With respect to a woman, next paragraph. With respect to a woman where penetration is possible, in order to prove rape, some degree of penetration is a must to be proved. Full stop. Continue. If the accused tried to penetrate but could not, for instance, the woman was, if the accused tried to penetrate but could not, for instance, the woman was successfully able to resist him. Or the man lost his sexual capacity, to penetrate, before he could actually penetrate, it will be a case of what? Dash. It will be a case of, exactly. It will be a case of attempt to rape. 376 read with 511. Correct.
प्राइमरी सारे एलिमेंट्स प्रूव हो चुके हैं, देन द बर्डन ऑफ प्रूफ वुड लाई ऑन द मैन कि उसने रेप कमिट नहीं किया। ठीक है, दैट विल बी इट। आगे लिख लीजिए स्टार बना के छोटा सा पॉइंट। सेक्शन 375 in its 6 clauses, section 375 in its 6 clauses provides for the circumstances. Section 375 in its clauses provides for the circumstances which need to accompany the act of penetration, provides for the circumstances which need to accompany the act of penetration in order to amount to rape. एक और पॉइंट इसी के नीचे लिख लें। The cases where, इसी के नीचे लिख लेना दूसरा पॉइंट है स्टार बना के। हाँ स्टार। The cases where a woman under the fear of injury, the cases where a woman under the fear of injury was made to submit herself to the accused, it will fall under section 375 clause 2. 375 clause 2. आगे कंटिन्यू करना। Submission is apparently a situation of consent. Submission मतलब जनरली कंसेंट होता है। ठीक है, Submission is apparently a situation of consent. अबे लिख तो लो पूरा, पहले डाउटिंग होगा, दिमाग में डाउटिंग हो जा रहा तुम्हारे, लिखो तो। In general, submission consent होता है। In general, not in this context. लिखो submission is apparently a situation of consent, but in the case of submission, the woman has been either directly or indirectly, थर्ड भी हो जाएगा ना, थर्ड भी हो जाएगा क्योंकि सेकंड और थर्ड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। विदाउट हर कंसेंट और विद हर कंसेंट जो है ये साथ साथ नहीं चलता है। सो इट्स नॉट लाइक कि दोनों एक्सक्लूसिव है, लाइक आई सेड एक्सक्लूसिव नेचर के नहीं है। अब अगर आप विद हर कंसेंट में फियर इंजरी जोड़ोगे तो भी उसका इफेक्ट वैसा ही होगा जैसा विदाउट हर कंसेंट वाला होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक, वो तो सिर्फ स्कोप को बढ़ाने के लिए यूज किए गए हैं टर्मिनोलॉजीज। हाँ सॉरी, submission is apparently a situation of consent, but in case of submission the woman has been either directly or indirectly that is through the circumstances being compelled, to give her consent. Full stop. Had the circumstances not been there, she would not have given her consent. नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लें। If the accused, मैंने शायद 6 लिखवाया है, मैंने नोट्स में गलत लिखा, 7 है वो, उसको 7 करना। हाँ नेक्स्ट स्टार पॉइंट मेरी कॉपी में ही है, मैंने उसको तो मैं खुद ही सुधार लूं वरना 7। थैंक यू सो मच। ठीक है, लिख लीजिए 375 ही तो है बच्चे, अपन 375 के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। चलो लिख लो। If the accused makes the woman believe, हाँ स्टार बना के पॉइंट है ये। If the accused makes the woman believe
by deception that he is her husband, and has intercourse with her here section 375 section 375 will apply. Section 375 will apply. Full stop. If he did not deceive the woman, 375 may still apply. 375 may still apply, but section 493 will not apply. मतलब 493 के एप्लीकेशन के लिए डिसेप्शन जरूरी है। जो आप लोगों का फोर्थ क्लॉज है, अगर आप उसको स्टडी करें तो आपको ये समझ में आएगा कि वहां पे हम कह सकते हैं कि वहां पे डिसेप्शन हो भी सकता है, डिसेप्शन नहीं भी हो सकता, आइदर विच में मामला चले। ठीक 493 में देयर हैज टू बी अ नेसेसरी डिसेप्शन। ओके, आगे लिख लीजिए। इफ ही, अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए, उसने बी को जानबूझ के खुद से भरोसा दिलवाया, सारे सिनेरियोस को देखिए, खुद से जानबूझ के भरोसा दिलवाया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड। बी वाज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड। इन्होंने बहुत से ऐसे झूठे फेक प्रूफ दिए जिससे इनको ऐसा लगा कि ओके फाइन, ए इज माय हस्बैंड। देन ए हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद बी एंड इन्होंने कोहैबिटेशन भी किया, मतलब साथ में रहने लगे एज हस्बैंड एंड वाइफ। कौन से सेक्शंस लगेंगे या कौन सा सेक्शन लगेगा बता दो। ये पहला सिनेरियो, दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। 493 लगेगा, डिसेप्शन। सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो 376 भी लगेगा। ठीक है, 493 है, 376 है, दोनों लग जाएगा। 375 पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, 375 का एप्लीकेशन है, 375 लग जाएगा, 376 भी लगेगा लोग इसमें। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, मान लो कि ए जो है वो बी के सामने आता है। Now A is doing nothing. B believes that A is her husband. ठीक है, B believes that A is her husband. अब the problem here is, ठीक है, कि A knows that he is not the husband of B. A को मालूम है कि वो B का husband नहीं है, लेकिन उसके बावजूद A क्या करता है? A, let's say, कुछ उसने किया नहीं, लेकिन he had sexual intercourse with B, knowing the fact that B believes, इसने कोई deceit नहीं की है, इसने कोई धोखेबाजी नहीं की, लेकिन इसको ये समझ में आया कि बी को ऐसा लगता है कि मैं उसका पति, तो ही हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर। ठीक, कौन सा सेक्शन लगेगा? यस, करेक्ट, 375 करेक्ट। हाँ, पानी पी लेता हूं। लग रहा है खानी पड़ेगी, लग रहा है खांसी आ रही है। By the way, I am planning an unofficial meetup in Delhi on 24th morning, probably. देख लेना, अगर फ्री रहो तो बताना। ठीक, बट अनऑफिशियल है, so it will be around चांदनी चौक, उसी के आसपास कहीं पे देख लेना। ठीक, चलो, so 375 है। अच्छा, ये पहले भी मैं कर चुका हूँ, पहले भी अनऑफिशियल मीट हुई थी, चांदनी चौक पे हुई थी, हल्दीराम। ठीक है, so 375 लगेगा। थर्ड कंडीशन, now A deceives B. ठीक है, A deceives B. Yes, thank you so much अंकिता, ये करेंगे। हाँ, A deceives B and now A only cohabits, यानी only lives with B, but there is no sexual intercourse. कौन सा सेक्शन लगेगा? डिसेप्शन है, कोहैबिटेशन है, सेक्स नहीं। क्या लगेगा? 493। डिफरेंस समझ में आ गया? Did you get the difference now? 375 और 493 के बीच का देखो, कृति, अगर सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो कि ए ने डिसेप्शन तो कॉज किया है,
लेकिन डिसेप्शन कॉज करके ही हैज जस्ट लिव्ड विद बी, मतलब उसने सिर्फ कोहैबिट किया, देयर इज नो सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, लेकिन डिसेप्शन है ए का, तो क्या लगेगा? ठीक है, 493 यही पॉइंट। ठीक, डिसेप्शन, डिसेप्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स 493 375, नो डिसेप्शन but sexual intercourse knowing that you are not the husband 375, deception no sex but cohabitation 493। आई बिलीव क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे लिख लें, राइट दिस डाउन। इफ ही डिसीव्ड, इसी में कंटिन्यूअसली लिख लें, इफ ही डिसीव्ड and merely cohabited, if he deceived and merely cohabited but did not have sexual intercourse, then section 493 and not section 375 would apply. Then section 493 and not section 375 would apply. किसी को पता है ये जो 18 इयर्स एज की गई है कि 18 इयर्स से कम की कोई लड़की कंसेंट नहीं दे सकती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ये कौन से केस से आया? ये कौन से केस से आया? करेक्ट, इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये लिख लो चाहे तो आप अपनी देर एक्ट में, अगर वहां पे नहीं लिखा तो इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, हाँ 2017 का केस है, 2017। इतना ध्यान रखना कि चाहो तो लिख लो, नोटबुक में नोट डाउन कर लो कि ये क्लॉज यहां से आया। आप इसके नीचे आ जाइए फर्दर, बहुत सारे केसेस हैं, बल्कि अभी रिसेंटली 2 फिंगर टेस्ट को बैन करने के लिए कॉल जजमेंट है, शैलेंद्र कुमार राय का, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, स्टार बना के लिख लें, सेक्शन 198 क्लॉज 6, सेक्शन 198 क्लॉज 6 of CRPC provides that in the cases of rape against wife, the court shall not take cognizance after cognizance of the offense after the expiry of 1 year, ये बस पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, after the expiry of 1 year from the date of commission of the offense, हमने 2 केस अभी तक स्टडी किए हैं, एक तो तुकाराम का देख लिया और एक इंडिपेंडेंट थॉट्स देख लिया, और शैलेंद्र कुमार राय भी देख लिया जो 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर रहा है। एक और केस लिखिए, प्रिया पटेल, हाँ रक्षा, प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2006, प्रिया पटेल वर्सेस एसओएमपी 2006। लिख लीजिए, it was held that since a woman cannot commit rape against another woman, नहीं तो केस है ना प्रिया, she cannot be said to have formed the common intention with the other accused to commit the offense, and hence a woman who participated in the commission of gang rape,
will not be liable for the offense of gang rape. Will not be liable for the offense of gang rape. However, the Supreme Court did not get into the question. However, the Supreme Court did not get into the question whether such women can be held liable. Did not get into the question whether such women can be held liable for the abatement of rape. For the abatement of rape. Full stop. Supreme Court left this question. Supreme Court left this question to be decided by the trial courts. ठीक है कृति? To be decided by the trial courts. भाई देखो, you cannot charge women. I mean, you cannot make them liable for rape. That's not biologically possible. अगर कोई भी और दूसरा एक्ट होता है तो वो 377 में चला जाएगा. तो ऐसी स्थिति में डायरेक्टली तो उन्हें गैंग रेप की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती. लेकिन 376 को अगर आप अबेटमेंट से जोड़ लो तो उसमें जरूर ये पॉसिबल है, इंस्टिगेशन या एडिंग के द्वारा. ठीक है, आगे लिख लें. डिले इन लॉजिंग एफआईआर. डिले इन लॉजिंग द एफआईआर in rape cases. Next है, in rape cases delay in lodging FIR in rape cases is self-explanatory. As was decided in the case of Jugendra Singh versus State of UP. Jugendra Singh versus State of UP 2012. Jugendra Singh versus State of UP, and it will not result into any presumptions against the victim or the prosecution. Any presumptions against the victim or the prosecution. Not result into any presumptions against the victim or the prosecution. Not a problem, Pragya, please take care. Against the victim or the prosecution. Okay. एक स्टार बना करके नीचे छोटा सा पॉइंट लिख लें. The court shall see that the counsel, any counsel as a matter of fact, the court shall see that the counsel does not ask the woman, it does not ask the victim such questions which are intended at harassing or insulting the woman. Which are intended at harassing or insulting the woman. For example, 151, 152, 149, 146. ठीक, आइए, और बाकी तो है 53 वगैरह बहुत सारे. ठीक, ये एग्जांपल्स हैं. These are a few examples. नेक्स्ट एक और छोटा सा लास्ट केस है, इसके बाद हमारी नोट मेकिंग कंप्लीट होती है. Supreme Court in the case of State of Punjab versus Gurmeet Singh. Supreme Court in the case of State of Punjab versus Gurmeet Singh has provided the guidelines for the cases dealing with the offense of rape. Number one, छोटे-छोटे पॉइंट्स से ज्यादा बड़े नहीं है. The evidence of the prosecutrix alone can be sufficient for the purpose of
can be sufficient for the purpose of proving the offense of rape. Proving the offense of rape. Full stop. However, the rule of prudence requires the court. The rule of prudence requires the court that it shall look for corroboration by other evidences. It shall look for corroboration by other evidences. Number 2. Just a second, guys. Hold on a second. Rule of prudence. Second point, the character of the victim is immaterial. The character of the victim is immaterial. That is, even if the woman is proved to be, a woman of easy virtue, if the elements of rape are proved, the accused will be liable. थर्ड इज अबाउट इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, तो उस पर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. गाइडलाइन गुरमीत सिंह के केस में आई थी, बस इतना लिख लो. इन कैमरा प्रोसीडिंग्स. हाँ, ब्रैकेट में लिख लेना सेक्शन 327 क्लॉज 2 and 3 ऑफ सीआरपीसी. सेक्शन 327 क्लॉज 2 and 3 ऑफ CRPC. लास्ट पॉइंट लिख लें, स्टार बना के लिखिएगा इसको. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 114A, if the victim in her evidence states that there was no consent, the court shall presume that there was no consent. And the prosecution does not have any further burden of proof. Full stop. However, this presumption will be a rebuttable presumption. And the defense can rebut the presumption by disproving it. That's it. इन मामलों का फास्ट ट्रायल कोर्ट्स में होता है, ठीक, क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है. इंश्योर ये किया जाता है कि किसी भी प्रकार से जो विक्टिम और अक्यूज है उनका आमना सामना ना हो. चलिए अब एक बार सेक्शन नंबर 377 की क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं. कल से सर हम 25 तक क्या कवर करेंगे? 20
3rd एंड 24th को तुम्हारी छुट्टी है, ठीक, इतना ध्यान रख लेना कि 23rd एंड 24th को स्पेसिफिकली ये 2 दिन, ठीक है, स्पेसिफिकली इन 2 दिनों में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पूरा निपटा देना, क्योंकि उसमें कोई कॉन्सेप्ट जैसी ऐसा चीज है नहीं जिसमें टाइम लगे बहुत. सो बी thoroughly easily done with that. Okay, चलो अब 377 को एक बार देखते हैं. इसका क्या रूल है? रूल इज वेरी सिंपल. अरे बहुत छोटा सा है, मैं इसमें नोट मेकिंग नहीं कर रहा, इसमें नोट मेकिंग है भी नहीं. इसका रूल समझ लो कि रूल क्या है. सबसे पहले रिवीजन अभी नहीं हो पाएगा, मैं सोच रहा हूँ कल इसको मॉर्निंग में कर ले. कल मॉर्निंग में रिवीजन नहीं कर ले, छोटा सा मतलब पढ़ेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देखेंगे, बट आप कल तक पढ़ के आना. तो रिवीजन एक हम कह सकते हैं कि एक तरीके के क्विज फॉर्मेट में हो जाएगा. ओके, अच्छा सॉरी, इवनिंग में क्लास है. यस यस यस, आप लोग की क्लासेस इवनिंग में. यार डाउट बॉक्स में मेरे को डाउट दिख नहीं रहा बेटे. हाँ, इवनिंग में क्लास है, तो इवनिंग की क्लास मेरी मतलब भोपाल से नहीं होगी, दिल्ली से ही होगी, इसलिए मैंने फिर गलती से मुझसे निकल गया कि मॉर्निंग. इवनिंग में ही है, कमेंट्स में है सर ऊपर. ओके नुपुर, कैन यू रीपोस्ट इट? एक बार प्लीज रीपोस्ट कर दो, शायद ज्यादा ऊपर चला गया है. प्लीज रीपोस्ट इट यार, नुपुर बहुत ऊपर निकल गया शायद कहीं पर. सर 375 क्लॉज 3rd नहीं होगा, वेयर कंसेंट वाज, यही तो था, इसके बाद और क्या था? श्योर मैं जमीन, बस एक ही लास्ट पॉइंट एड्रेस करके फिर मैं एड्रेस कर रहा हूं. देखो जो 377 था, द रूल वाज वेरी सिंपल. नास फाउंडेशन के केस में ये डिसाइड किया गया कि भाई देखो सेक्शन 377 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. फिर नास फाउंडेशन को चैलेंज करते हुए आया सुरेश कुमार कौशल. इनके पूरे नाम भी हमारे लिए जरूरी नहीं है. एनसीटी दिल्ली, सुरेश कुमार कौशल का केस, नास फाउंडेशन वर्सेस एनसीटी दिल्ली, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था. इसमें बोल दिया गया भैया 377 इज वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल, नथिंग रॉन्ग विद दैट. फिर 2 केसेस आए. एक केस आया नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि नालसा के केस में ये बोल दिया गया कि भैया 3rd जेंडर रिकॉग्निशन है. और दूसरा केस आया जस्टिस के एस पुट्टस्वामी, जिसने बोल दिया कि भैया प्राइवेसी तो हमारी अंदर की बात है, आप उसमें क्या दखलंदाजी कर रहे हो. तो सुरेश कुमार कौशल ने जो हवा बनाई थी 377 कॉन्स्टिट्यूशनल है इसकी, उसको फेल कर दिया नालसा और के एस पुट्टस्वामी. अब क्योंकि जब ये दोनों प्रोमिनेंट केसेस में ये चीज रिकॉग्नाइज कर ली गई कि प्राइवेसी इज द एपिटोम ऑफ आर्टिकल 21 एंड नालसा सेज कि देयर इज 3rd जेंडर रिकॉग्निशन है और उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हुआ कि नहीं भैया अब हम खुद ही फंस गए ना, अब क्या करें, अब कौन बहाना बनाएंगे कि ये गलत है कि ये गलत है, और अगर दोनों सही है तो भैया फिर प्राइवेसी की बात. ठीक, तब आया नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने 3 चीजें कर दी. पहला इन्होंने 2 चीजें करी. पहला इन्होंने 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया बट पार्शियली किया. और दूसरा ये कि अभी भी विदाउट कंसेंट अननेचुरल ऑफेंसेस, ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन क्योंकि उनकी कंसेंट इमटेरियल है, एंड ऑफेंसेस या बेस्टियलिटी या ऑफेंस अगेंस्ट एनिमल इज स्टिल पनिशेबल. तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी. ठीक, 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि अभी भी पनिशेबल है. अनलॉफुल ऑफेंस विदाउट कंसेंट, ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन क्योंकि उनकी कंसेंट इमटेरियल है, एंड ऑफेंस अगेंस्ट एनिमल. तो अगर कोई मेल किसी मेल के अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस करे, कोई फीमेल किसी फीमेल के अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस करे, कोई आप कह सकते हो एक तरीके से कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है और वो ट्रांसजेंडर ऐसा करे, ठीक, ये सब कुछ 377 की कैटेगरी में आएगा. रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, नाउ Benjamin and Nupur, can you please just post your doubts over here? Please आप लोग डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं. जस्ट अ सेकंड प्रति, मैं पहले ये डाउट्स देखूं. आपका क्लास में, आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में देखूंगा प्रति. हाँ रिद्धि, लेकिन ये दिल्ली में बोला गया था, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का ये स्टेटमेंट था कि भाई हमारे हिसाब से तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे हिसाब से. हाँ, तो सुरेश कुमार कौशल वर्सेस एनसीटी दिल्ली होगा, मतलब एनसीटी दिल्ली वाज इन्वॉल्वड इन दिस केस. ये है, देख लो, ये दोनों उतने रेलेवेंट नहीं हो जाते आफ्टर दीस. नुपुर मेजबीन, आपका क्या डाउट था? आप पूरे पढ़ के रखो, एक में क्या इतना रिवीजन कर लो, निपटा दो. डन एंड डस्टेड. और कोई फर्दर डाउट है? मेजबीन, नुपुर, प्लीज पोस्ट योर डाउट. नहीं तो फिर अपन रैप अप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे. ऑल सेट, डन. सर अक्यूज वुमन को बिलीव कैसे करेगा कि वो उसका हस्बैंड है? यार नहीं शो है डाउट सेक्शन में, आई कैन नॉट सी इट बच्चे. डाउट सेक्शन में दिख नहीं रहा, खाली है, झूठ नहीं बोल रहा. आई कैन शो इट टू यू. खाली आ रहा है. चलो ठीक है, कल इसको देख लेंगे इवनिंग में अपन. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. मैं जमीन लग रहा है बहुत ऊपर निकल गया, कोई बात नहीं,
कल भी जो 5:30 की क्लास होगी ना, उसमें आप लोग अपना डाउट पूछ लीजिएगा, उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? वी कैन पोस्ट इट देन, तब अपन इसको डिस्कस कर लेंगे अगर कोई भी डाउट, डोंट वरी अबाउट इट, ओके? चलिए, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज के तक को समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, नो मोर मैजिक, कल बस 5:30 तक का वेट कर लो, डू पोस्ट इट टुमारो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड जय, ठीक है?